बहुत पुराने ज़माने की बात है। किसी सयाह यानी मुल्कों घूमने फिरने वाले ने अपना आंखों देखा वाकया यूं बयान किया कि मैं अपनी सैर व तफरी के दौरान बई-सग़ीर के एक शहर में पहुंचा। तो वहां मैंने पहले दिन एक मामूली सराय में रात गुजारने के लिए एक बिस्तर हासिल किया। मैं इस दिन तकलीफ-दे सफ़र की वजह से जिस्मानी तौर पर बहुत थका हुआ था, टूटा हुआ था। सराय का मालिक बहुत खुश अखलाक और बातूनी किस्म का इंसान था। मैंने इसे बताया कि मैं मुल्कों घूमने वाला एक सियाह। मुझे अपने इस कदीम इलाके की सैर कराओ, इसकी कदीम इमारतें और उनकी तारीख बताओ। कोई ऐसा शख्स दो जो मुझे इस इलाके को घूमने फिरने में मदद करे। इसने कहा, मैं तुम्हें सुबह एक ऐसा बूढ़ा कोचवान दूंगा जो कि आपको अपनी तांगा नुमा सवारी में मुनासिब उजरत लेकर इस इलाके के मशहूर तारीखी और ख़ास दिलचस्पी की जगह दिखलाएगा। सराय के मालिक ने अपने वादे के मुताबिक मुझे सुबह एक बूढ़े कोचवान से मिलाया। इसने मुझे तांगे के अगले हिस्से में बैठने के लिए कहा। इस बूढ़े कोचवान ने मुझसे पूछा कि आप मुझे बताएं कि आपको इस शहर के किस किस्म की तारीखी इमारतें दिखाऊं। मैंने इससे कहा कि तुम ये बखूबी जानते हो कि मैं तुम्हारे मुख से सैकड़ों मील दूर से आलिफ हूं। बस तुम मुझे इस शहर की हर दिलचस्प तारीखी जगह पर घुमाओ। इसने मुझे कहा, अगर आपको वाकई अपने शौक को परवान चढ़ाना है तो आप इस बात को बुरा तो नहीं मानोगे कि मैं एक इंतहाई बदबूदार कराहियत अंगेज इलाके में आपको ले जाऊं। मैंने इससे पूछा कि इस बदबूदार कराहियत में ऐसी कौन सी दिलचस्पी की हामिल तारीखी चीज़ मौजूद है जो तुम मुझे दिखाना ज़रूरी समझते हो। इसने तांगे को एक लम्हे के लिए रोका और उसने मुझे कहा कि आप मुझे एक बार फिर ये बात यहाँ साफ तौर पर बतलाएं कि वाकई में आपको इस नजिस गलीज जगह ले जाऊं जहाँ आपको आपके मकसद की चीज़ मिल जाएगी। मैंने कहा, हाँ बेशक, मुझे इस कराहियत वाली जगह पर ले चलो, लेकिन याद रखो कि मुझे वहाँ पर मायूसी ना हो। इसने कहा, चली, आपने अब मुझे इजाज़त दे दी है तो ऐसा करें कि तेज़ खुशबू की शीशियाँ और एक बड़ा सा रेशम का रुमाल ले ले। मैंने कहा, वो क्यों? बूढ़े कोचवान ने कहा, मैं आपको जिस जगह ले जाऊंगा वहां उन तेज खुशबुओं की इंतहाई ज़रूरत पेश अलिफेगी। इसने बताया कि जब एक खुशबू फरोश से तेज खुशबू मांगी तो इसने मुझसे पूछा कि उन खुशबुओं की तुम्हें क्या ज़रूरत पेश उग। तो मैंने कहा कि मुझे इस कोचवान ने किसी ऐसी गंदी जगह लेकर जाना है जहां इसके बकौल इस इलाके की कोई ख़ास दिलचस्पी की चीज़ है। इसने कोचवान से पूछा कि उन शरीफ आदमी को तुम कहाँ ले जा रहे हो। कोचवान ने इसके कानों में कोई सरगोशी की। अच्छा, हाँ, वो जगह तो आपके तजस्सुस को ज़रूर जला बख्शेगी, लेकिन वहाँ के माहौल में छुपने वाली बदबू आपके दिमाग को ख़राब कर देगी। मेरा आपको मुखलिसाना मशवरा है कि आप वहाँ न जाएं। मैंने इस खुशबू फरोश के मशवरे पर बिल्कुल तवज्जो ना दी। तवील सफ़र के बाद जब हमारे तांगे के पियों ने हुदूद को छुआ तो मेरी नथनों में आहिस्ता सड़ी हुई बदबू टकराने लगी जो रफ्ता रफ्ता बढ़ रही थी। बल्कि एक वक्त ऐसा भी आलिफ के इसकी सराह मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त हो गई। मैंने अपनी जेब से रेशमी रुमाल और खुशबुओं वाली शीशियाँ निकाल लीं। इसके बाद मैंने रुमाल को अपनी नाक के गिर्द बांध लिया। इससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि नाक में आने वाली बदबू में कुछ कमी महसूस हो गई। तांगा बान कहने लगा, उफ, मेरा यहाँ जीना दोबर हो गया। मुझसे यह गलती हो गई कि मुझे भी इस बाजार से खुशबू की बोतल और रुमाल ले लेना चाहिए था। तुमने तो मुझे खुद यहाँ से आने से पहले तेज़ खुशबू और रेशमी रुमाल लेने को कहा था। मैंने इसे तंज़ा तौर पर कहा, जिस सच्ची बात तो यह है कि मुझसे उगे उन हालात में तांगा बढ़ाया नहीं जाना। अगर अब बुरा न माने तो हमें ज़रा वापस बाजार चलकर रेशमी रुमाल और खुशबू की बोतलें ले लें। मैंने इससे कहा कि तुम ऐसा करो कि मुझसे एक रुमाल ले लो जबकि मैं एक रुमाल से गुजारा कर लूँगा। कुछ उन बोला, इस अमल से आपके नथनों में आने वाली बदबू की शिद्दत पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगी। मैंने कुछ मुरव्वत और कुछ वहाँ जाने के तजस्सुस में इसे ऐसा करने का कहा। वो बज़िद हो गया कि इसे वापस बाजार खुशबू लेने जाना है, लेकिन मैंने इसे ज़बरदस्ती अपने नथनों में चढ़े दोनों रुमाल में से एक इसे दे दिया। इस बुढ़े कोचवान ने भी मेरी जानिब से दिया गया रुमाल फौरन अपने नाक पर बांध लिया। मुझे चंद लम्हे पहले वहां उठने वाली बदबू में जो कदर अफाका हुआ था उसके शिद्दत में फिर इजाफा हो गया। बदबू और खुशबू दोनों का मुश्तरका इंतज़ार मुझे तंग करने लगा।
जूं जूं हमारी सवारी उगे बढ़ रही थी तो वहां मैंने एक दिलचस्प बात देखी कि इस राह में हालात से बदहाल लोग इस गंदगी की जानिब अपने सरों पर गंदगी के टोकरे उठाए जा रहे थे, जो कि देखने में भंगी नजर आती थे। मैंने कोचवान से पूछा, ये भंगी कहाँ जा रहे हैं? तो इसने कहा, आपके सवाल का जवाब चंद लम्हों में आने वाला है। चंद लम्हे बाद मुझे कोचवान ऐसी जगह ले गया जहां मैंने एक बड़ा अजीब व गरीब मंजर देखा। मंजर ये था कि वहां एक जगह के वस्त में एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान लड़की बरहना हालत में एक लंबी सी जंजीर से बंधी हुई थी और उसके गिर्द भंगियों की एक कसीर तादाद कतार लगाए हुए बैठी थी। उनमें से हर एक भंगी पहले अपने सर पर रखा गंदगी का ठोकरा इस पर फेंकता और फिर इस जंजीर से बंदी लड़की से सरेआम गलत बर्ताव करता था। मुझे वहां पर इंसानी तजलील वाला ये मंजर देखकर दुख महसूस हुआ। दूसरे वहां इतनी कराहियत अंगेज ताफिन उठ रहा था कि मेरा वहां खड़ा रहना दोबर हो रहा था। मैंने कोचवान के जाने तजस्सुस और परेशानी के आलम में देखा कि ये कितना दिल गिरफ्ता मंजर है और इस खूबसूरत लड़की के साथ शहर के भंगी ये अमल क्यों कर रहे हैं। कोचवान ने मुझे आसित्ता से कहा, अपनी जज्बाती और चलाती ओज़ को अपने सीने में जरा दबा कर रखो। तुमने ये मंजर देख लिया है, इसे बगौर देख लो। इस मंजर की कहानी मैं वहां तुम्हें सुनाऊंगा जहां फिजा साफ और खुशगवार होगी। मैंने आखिर बार इस बेबस लड़की की तरफ नजर दौड़ाई जिससे शहर के तमाम भंगी गलत बर्ताव कर रहे थे। वो निढाल पड़ी हुई थी। इसे यूं देखकर लगता था जैसे इसे पता ही ना चल रहा हो कि इसके करीब कौन आलिफ रहा है और कौन जा रहा है। फिर वो कोचवान मुझे अपने तांगे पर बिठाकर इस कराहियत अंगेज जगह से दूर एक पर फिजाई इलाके में ले आया। मेरा दिमाग अभी तक इस मंजर की बर्बरियत देखकर और शिद्दत बदबू से मऊफ हो रहा था। काफी देर बाद मेरी तबीयत ठीक हुई तो मैंने इस बूढ़े कोचवान से पूछा कि तुमने जो भयानक और पुरतजस्सुस मंजर मुझे दिखाया है, इसके पीछे क्या राज है? वो लोगों को इस लड़की से ऐसा सलूक क्यों कर रहे थे? बूढ़े कोचवान ने मुझसे कहा, पहले ये बताओ कि मैंने जो मंजर तुम्हें दिखाया वो तुम्हें क्या पर तजस्सुस लगा नहीं? इसकी मैंने बहुत तारीफ की। बूढ़ा कोचवान खुश हो गया। फिर इसने इस लड़की की कहानी यूं बयान करना शुरू की, तुमने अपनी आंखों से शहर के दरमियान में कायम मरकजी गंदगी के ढेर में जंजीरों से बंधी इस लड़की को देखा। वो कोई आम लड़की नहीं थी बल्कि ये हमारे मुल्क शहंशाह वक्त की मलिका है। क्या कहा? मलिका? मेरा मुंह हैरत से खिले का खुला रह गया। बूढ़े ने कहा, मैंने तुम्हें अब एक ऐसी साबिका मलिका की कहानी सुनानी है कि तुम्हें इसका बहुत अरसे के बाद यकीन आएगा। इस बुड्ढे ने बताया कि हमारे शहंशाह वक्त ने एक बार एक गरीब रियासती इलाके को फतह करने के बाद उसका दौरा किया तो वहां एक जगह इसने देखा कि एक गरीब बूढ़ी औरत एक टूटी जली झोंपड़ी के पास अपनी दो नौजवान बेटियों को एक तरफ लिए सुकड़ सिमटी हुई बैठी है। मौसम इंतहाई सर्द और खुशगवार पर मुश्तमिल था। इस बूढ़ी औरत ने जब इस फाते शहंशाह को देखा तो वो इसके खौफ से मजीद तेतर कर एक जानिब से सिमट गई। शहंशाह यानी बादशाह अपने घोड़े से उतरा और उसने बुढ़िया से कहा, तुम रो नहीं, ये बताओ ये दो नौजवान लड़कियां कौन हैं? इस बुढ़िया ने बड़ी आजिज़ी से अपने हाथों को जोड़ते हुए कहा, बादशाह सलामत, में एक गरीब ऐसी बदनसीब औरत हूं जिसका बेटा और शौहर फौजों से लड़ता हुआ मारा गया। अब मेरा कोई रोजगार और अपनी जवान बेटियों के सर छुपाने का कोई सहारा नहीं। बादशाह ने गौर से नौजवान लड़कियों की जानिब देखा। वो बज़ाहिर तो देखने में बुरी हालत में थीं, लेकिन उनके दिलकश मुनफरिद नक्श व निगाह बादशाह के दिल में किसी तीर की मानिंद हो गए। इसने बुढ़िया को अपने पास बुलाया। बुढ़िया इसके करीब सहमी हुई। आई, बादशाह ने पूछा, उन बच्चियों के मुस्तकबिल के बारे में तूने क्या सोचा? बुढ़िया ने कहा, हुजूर, आजकल मेरी सोचने की सलाहियत बिल्कुल खत्म हो गई है। हम गरीबों ने अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचना है? अपने मुस्तकबिल के ख्वाब और ताबीर अब जैसे बादशाहों का मुकद्दर होती है। इसके बाद बादशाह ने उन दोनों बदहाल लड़कियों को अपने पास बुलाया और उनसे कुछ बातें की। उनमें से छूटी, जिसका नाम शोनम था, अपनी बड़ी बहन से ज्यादा खूबसूरत और वज थी। इससे बादशाह ने कहा, तो क्या तो किसी बादशाह की मलिका बनना पसंद करेगी? शोनम यानी इस खूबसूरत लड़की ने बादशाह के सामने शर्माते हुए कहा, मेरा ऐसा मुकद्दर का। तुम्हारा दिल क्या कहता है? तुम्हारा मुस्तकबिल कैसा होगा? बादशाह ने इस लड़की से पूछा।
लड़की कहने लगी, मेरा मुस्तकबिल ज़्यादा से ज़्यादा फ़कीरों जैसा है, इससे भी बड़ा। तीर मार लिया तो अब की फ़ौज में शामिल को सिपाही मेरा शौहर बन जाएगा बस। बादशाह ने इसके जाने प्यार भरी नज़रों से देखते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें अपनी मलिका बनाना चाहूँ तो तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं होगा। इस लड़की ने मुस्करा कर कहा, मुझे तो फ़ख्र होगा कि मैं किसी बादशाह की मलिका बनाऊं। बादशाह ने इसकी बुढ़िया माँ को बुलाया और इससे बताया, तुम्हें ये एतराज़ तो नहीं कि मैं तेरी बेटी को अपने महल की मलिका बनाऊं। बुढ़िया ने जब बादशाह के मुंह से ये जुमला सुना तो सकते का शिकार हो गई। इसने अपना हाथ अपने दिल पर रख लिया। हाँ बुढ़िया, तुमने कोई जवाब नहीं दिया, बादशाह ने कहा। सकते के आलम में मुसलसल खड़ी रही, बोलो बोलती क्यों नहीं? मैं तुम्हारी खामोशी का क्या मतलब समझूं? अच्छा मैं चलता हूँ, बादशाह जाने लगा। तो इस लड़की शोनम ने बादशाह को मुखातिब होकर कहा, बादशाह सलामत, ज़रा रोके, मैं माँ की तरफ से आपकी जानिब से किए गए सवाल का जवाब देती हूँ। बादशाह एक लम्हे के लिए रुक गया। शोनम ने सजदे के आलम में अपनी बूढ़ी माँ से पूछा, माँ बादशाह सलामत को उनकी जानिब से किए गए सवाल का जवाब दो। शोनम ने अपनी बूढ़ी माँ को हिलाया तो वो धर्म से ज़मीन पर गिर गई। बूढ़ी का खुशी के मारे दम ही निकल गया था। बुढ़िया के मरने के बाद बादशाह अपने घोड़े से उतरा और उन दोनों बहनों से इजहार माजरत करते हुए कहने लगा, मुझे माफ़ करना, मेरे दिल में एक ख्वाहिश के इजहार से तुम्हारी माँ की मौत हो गई। काश मैं ऐसा न कहता। बड़ी बहन अपनी माँ के इस अचानक मौत पर रोने लगी, जबकि छोटी शोनम अभी तक खामोशी से बादशाह की जानिब हसरत भरी निगाहों से देख रही थी। बादशाह एक बार फिर वापस जाने लगा तो शोनम ने अपनी दबी आवाज़ में बादशाह को आवाज़ दी। बादशाह ने पीछे मोड़कर देखा तो इसने शोनम की आंखों में अपनी मोहब्बत और मलिका बनने की हसरत को भांप लिया। बादशाह ने आगे आसित्ता आसित्ता बढ़ते सिपाहियों को हुक्म दिया कि शोनम को लेकर मेरे पास आओ। शोनम उसके पास अपने लबों से मुस्कराती हुई आई। बादशाह ने इसे पूछा, हाँ शोनम, अब बताओ तुमने मुझे आवाज़ क्यों दी? शोनम ने कहा, बादशाह सलामत, क्या मेरा मुकद्दर ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक मलिका बनूं? मैं आपकी मलिका बनने के लिए तैयार हूँ। अच्छा ये बतलाओ कि मेरी मलिका बनने के बाद मुझसे वफ़ा करोगी? वफ़ा करोगी? मुझसे वफ़ा करोगी? बादशाह ने यह सवाल 3 मर्तबा शोनम से किया और उसने तीनों मर्तबा एक ही जवाब दिया, जी हाँ बादशाह सलामत, मैं आपसे वफ़ा करूँगी। बादशाह ने अपने सिपाहियों को कहा कि इसकी बूढ़ी माँ की मैयत को तज़ीम के साथ दफनाओ और फिर उन दोनों बहनों को अलहिदा अलहिदा अरबी घोड़ों पर सवार कराओ और शोनम को खुसूसी तौर पर मेरे बराबर वाले घोड़े के साथ रखो। बादशाह का महल जब 6 कोस के फासले पर रह गया तो बादशाह ने दोनों बहनों को एक करीबी छोटे से महल में उतारा और उसके साथ साथ इसने अपने चंद सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो मेरे महल में जा कर 2 अहम काम करें। पहला ये कि वो मेरे महल में जाकर उसके दरबार को सजाएं और वहां से अरक, गुलाब, उधर और शाह खादिम औरतों के जरिए कीमती खुशबुएं, मिला पानी और रेशम से बने हुए कीमती सिले कपड़े भेजो ताकि उन दोनों बहनों के जिस्म से लिथली हुई गुर्बत और लिथली हुई गंदगी को उतारा जा सके। बादशाह की ये दिली ख्वाहिश थी कि ये दोनों बहनें बिलखुसूस शोनम देखने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत और वाकई इसकी मालिका के तौर पर जज जाए। बादशाह के हुक्म के मुताबिक इसके महल से इसकी खिदमतगार औरतें आईं। उन्होंने दोनों बहनों को कई बार कीमती खुशबूजात से मिले पानियों से नहलाया, सवारा, सजाया और फिर आखिर में दोनों को कीमती रेशम के बने हुए कपड़े पहनाए। इसके बाद बादशाह दोनों को अपने महल में बड़ी शान से लेकर गया। वहां शोनम के मुनफरिद हसन की सब ने तारीफ की। अगले रोज़ शोनम और बादशाह की बड़ी शान और शौकत से शादी की तकरीब मुनक्किद हुई। शोनम को बादशाह ने ताज पहनाया। उधर शोनम भी बादशाह के साथ तख्त पर बहैसियत मलिका बैठी फ़ख्रिया अंदाज में फूले न समाती थी। शादी के बाद बादशाह के अदवार और मिजाज से यूं महसूस होता था कि वो शोनम से शादी करके और उसको अपनी मालिका बनाने के फैसले पर मुतमईन खुश है। इस दौरान बादशाह ने शोनम की बहन की शादी अपने एक वजीर से करवा दी। बादशाह अपना सारा वक्त अपनी मालिका शोनम के नाज नखरे उठाने और उसकी दिलजुई करने में गुजारा करता। इसने इसकी ख्वाहिश के मुताबिक इसका फतह किया हुआ इलाका भी वहां के लोगों को वापस कर दिया। एक दिन शोनम ने बादशाह को बताया कि वो उम्मीद से है।
बादशाह ने खुश होकर महल में एक ऐसी तकरीब रखी जिसमें मुल्क के बड़े बड़े रईस, वजीरों, अमीरों के अलावा मुल्क की चंद मशहूर इक्कासाइन और ज्योतिषी नजूमी हजरात भी मदऊ किए गए थे। तकरीब में मलिका शोनम बड़ी शान से बादशाह के साथ मौजूद थी। इसकी अलिफा भगत की जा रही थी। तकरीब के आखिर में मूसीकी की महफिल हुई जिसमें मुल्क के बड़े बड़े गोइयों ने शिरकत की और नाच गाने की, और मूसीकी की तकरीब रात गए तक चलती रही। रक्स और मूसीकी के बाद बादशाह ने ताली बजाकर मलिका के हामिला होने की खुशी में होने वाली तकरीब को ख़त्म करने का ऐलान किया। इसी दौरान मलिका ने सुना कि दरबार में मुल्क के बड़े बड़े नामी ग्रामी नजूमी और ज्योतिषी मौजूद हैं, बिलखुसूस एक रची नामी ज्योतिषी जो मुल्क का बड़ा नाम ग्रामी दस्तशनास था, यानी हाथ की लकीरें देखने वाला था। मलिका ने बादशाह से इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो अपना हाथ इस नजूमी ज्योतिषी रची को दुखाना चाहती है। बादशाह बिला झिझक इसकी ये ख्वाहिश कहाँ टालने वाला था। इसने ज्योतिषी रची को अपने पास तलब किया और उससे कहने लगा, मलिका का हाथ देखकर इसका आने वाला कल बताओ। इस ज्योतिषी रची ने मलिका का हाथ पकड़ा। वो इसे थोड़ी देर तक अपने हाथों में पकड़कर बगौर देखता रहा। इसने बार बार उसका हाथ छोड़ा। बादशाह ने इससे कहा, मेरी मलिका और उसके बदन में पैदा होने वाले बच्चे का मुस्तकबिल कैसा होगा। रची यानी इस ज्योतिषी ने एक बड़ा अजीब सा मुंह बनाकर कहा, मलिका की लकीरों का अपने तौर पर अच्छी तरह हिसाब लगाकर कल बताऊंगा, लेकिन मुझे इससे पहले बादशाह सलामत का हाथ अच्छी तरह देखना है। मेरा हाथ क्यों देखना है? बादशाह ने मुतजस्सिस लहजे में पूछा। मैं दरअसल दोनों का हाथ जोड़कर अपना कोई हिसाब निकालना चाहता हूँ, नजूमी ज्योतिषी ने कहा। ज्योतिषी ने बादशाह के हाथों को तसल्ली से देखा। इसने ना जाने दोनों मलिका और बादशाह के हाथों में किया देखा कि इसके माथे पर अचानक पसीने की बूंदें अलिफा मुड़ आईं। इसने बादशाह के हाथों की हथेलियों पर इशारातन अपनी उंगलियों से करास का निशान बनाया। असल में ये इस जमाने में खुफिया इशारा होता था कि कुछ खतरा है, लिहाजा होशियार रहो। इस 2-4 दफ़ा ये अमल किया। बादशाह ने बड़ी हैरत से इसकी आंखों में अपनी आंखें डाली। ज्योतिषी ने इसे एक आंख मारी और कमज़ोर सी आवाज़ में कहा, मैं आपसे तन्हाई में मिलना चाहता हूँ। ये क्या कह रहा है? शोनम पर तजस्सुस अंदाज में बादशाह से पूछने लगी। नहीं, ये कह रहा है मैं अपने तरीक़े से मलिका और उसके पैदा होने वाले बच्चे का हिसाब लगाऊंगा। बादशाह ने मलिका से बात छुपाना चाही। मलिका फिर पूछने लगी, कैसा हिसाब? ज्योतिषी ने बड़े अदब से कहा, मलिका हुजूर, मैं अभी अभी तो आपके हाथों की लकीरों में छुपा हुआ आपकी और आपके बदन से पैदा होने वाले बच्चे की किस्मत का हाल और मुस्तकबिल अभी अभी नहीं बता सकता। तो फिर तुम कैसे ज्योतिषी हो जो किसी के हाथ को देखकर उसके किस्मत का हाल और उसके आने वाले वक्त यानी मुस्तकबिल का हाल नहीं बता सकते? ज्योतिषी कहने लगा, मलिका हुजूर, अगर आपको मेरे इल्म के मुस्तनद होने पर ज़रा भी शक है तो आप इस दरबार में मौजूद तमाम लोगों से पूछ लें कि मैं क्या चीज़ हूँ। मलिका ने बड़े तंज़ा अंदाज में इसका मजाक अलिफाड़ती हुए कहा, तुम्हें अगर अपने ज्योतिषी इल्म पर इतना ही घमंड है तो मुझे ये अभी क्यों नहीं बता देते कि मेरे ये हाथों की लकीरों में क्या छुपा है? जी नहीं मलिका, अभी नहीं बता सकता, कल बताऊंगा। मलिका कहने लगी, मुझे तो ये कोई नौसरबाज बेमकसद और ज्योतिषी लगता है। बादशाह का एक बड़ा वजीर आगे बढ़ा। इसने मलिका को कहा, मलिका, ये तुम्हारा इस ज्योतिषी के इल्म के गैर मुस्तनद होने के बारे में वहम है। ये अपने फिन में बहुत मंजा हुआ है। मलिका ने बेदिली से कहा, लेकिन मुझे ना जाने इसकी इल्म और जमीयत पर यकीन नहीं आ रहा। बादशाह ने ज्योतिषी को खुफिया तौर पर यह पैगाम भिजवाया कि वो एक वजीर की रहाइशगाह पर मिले। फिर ऐसा ही हुआ। बादशाह ज्योतिषी के साथ तन्हाई में एक वजीर के घर पर मिला और फिर इससे कहने लगा, हाँ ज्योतिषी, तुमने मेरी हथेली में खतरे की अलामत को देखकर अपनी उंगलियों की पूरों से किया इशारा दिया था। ज्योतिषी ने बादशाह से कहा, अपने मेरे माथे पर कोई चीज़ महसूस की थी? हाँ, मैंने तुम्हारे माथे पर शदीद पसीना देखा था और तुम मेरा और मलिका शोनम दोनों के हाथ देखकर घबरा क्यों रहे थे? मुझे बताओ, तुमने दोनों के हाथों में ऐसी कौन सी चीज़ देखी जिसे देखकर तुम्हारी हालत ये हो गई? बादशाह ने पूछा। ज्योतिषी ने कहा, बादशाह सलामत, मैंने मलिका और आपके हाथ में एक चीज़ पाई है। वो मिजाहिया खेज है और यकीनन वो ऐसी है कि अगर मैं इस खुशी की तकरीब में मलिका के सामने इस बात का इजहार कर देता तो वहाँ एक अजीब सी बदमज़गी पैदा हो जाती।
मैं इस वक्त मसलहतना खुश रहा। मैं वो हालत बताना नहीं चाहता था। बादशाह ने इंतहाई परेशान कुल लहजे में पूछा, तुम मुझसे पहलियां ना बुझवाओ, मुझे वो हकीकत बताओ जो तुमने मेरे और मलिका की हथेलियों में देखी थी। ज्योतिषी ने कहा, बादशाह सलामत, मैंने मलिका के हाथ में 3 लकीरें देखी थीं। कौन कौन सी? बादशाह ने पूछा। ज्योतिषी ने इतनी सी बात करके अपनी जुबान तालू से लगा ली, लेकिन थोड़े वक्फे के बाद बोला, पहली लकीर जो मैंने देखी, इसमें मैंने ये देखा कि इसने मलिका बनना है। दूसरी लकीर में इस मलिका की बेवफाई लिखी है। मैंने आपकी मलिका के हाथ की तीसरी लकीर देखी है। वहां मलिका के हाथों में औलाद की लकीर तो मौजूद थी, लेकिन हैरत की बात यह है कि जब मैंने आपके हाथ की लकीरें देखें तो आपके हाथ में कहीं भी मुझे औलाद की लकीर नजर नहीं आई। क्या बकवास करते हो तुम? तुम्हें मालूम नहीं हमारी मालिका आजकल उम्मीद से है, हमारा बच्चा होने वाला है। जाहिरी बात है वो हमारे बच्चे की माँ बनने वाली है। तुम ये कैसे कह सकते हो कि हमारे नसीब में औलाद नहीं? इसका मतलब यह है कि मेरी मलिका सोनम तुम्हारे बारे में सही कह रही थी कि तुम एक नौसरबाज और जेली ज्योतिषी हो। बादशाह ने गुस्से से कहा। बादशाह सलामत, अब बेशक मेरी गर्दन पर तलवार चला दें, लेकिन मैं दावे से सिर्फ ये बात बतला रहा हूँ कि आपके हाथों में कहीं भी औलाद की लकीर नहीं है। अच्छा ये बात है, मैं अपना हाथ एक और मशहूर ज्योतिषी को दिखाऊंगा, और अगर इस ज्योतिषी ने तुम्हारी बात की सच्चाई बयान कर दी तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम व इकराम दूंगा। और अगर तुम्हारी बात में जरा भी गलती या झूठ पाया गया तो याद रखो, मैं तुम्हें बड़ी भयानक सजा दूंगा, दर्दनाक मौत मारूंगा। बादशाह ने अपने एक हमराज वजीर को कहा कि तुम फिलहाल हाल इस ज्योतिषी को अपने एक खुफिया कैद खाने में कैद करके रखो। बादशाह दरअसल ज्योतिषी के इस इंकिशाफ पर बड़ा परेशान हो गया था कि इसने ये कैसे कह दिया था कि मालिका के हाथों में तो औलाद की लकीर है, लेकिन मेरे हाथ में औलाद की लकीर नहीं। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि मेरी मलिका सोनम तो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, फिर आखिर ये नाटक किया है। बादशाह के हमराज वजीर ने इसे जवाबा ये मशवरा दिया कि वो इस ज्योतिषी की बात का बिल्कुल भी यकीन न करे। वो इस वक्त हमला है। ज्योतिषी के बारे में बादशाह को हमराज वजीर ने मशवरा दिया कि इस ज्योतिषी को हल्का सा जहर देकर मार दिया जाए। बादशाह ने पूछा, वो क्यों? तो इस हमराज वजीर ने कहा, अगर इस ज्योतिषी के मुंह से ये बात बाहर निकल गई तो यकीनन पूरी सल्तनत गांव-गांव में एक नया तमाशा जन्म ले लेगा, और मेरे ख्याल में ये जो बात कर रहा है वो आपकी नज़र में अपनी अहमियत बढ़ाने और आपके मलिका के जानिब से दिल खराब करने की खातिर कह रहा है। मैं इसे मारने से पहले एक बार जरूर मिलूंगा, लेकिन अभी नहीं। अब 4 रोज बाद इससे मिले। उधर बादशाह अपनी मलिका सोनम के पास आया तो मलिका ने पूछा, ज्योतिषी ने आपसे मेरे बदन से पैदा होने वाले बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में क्या बताया था? बादशाह ने इसे टालते हुए इसके आगे एक झूठ बोला, मुझे पता चला है कि वो एक फरेबी इंसान है, इसलिए मैंने इसे महल से भगा दिया है। बादशाह ने बड़ी चाह के मौड में आकर मलिका को अपनी बाहों में ले लिया और उससे बड़ी मोहब्बत भरे अंदाज में पूछा, सोनम तुम मुझसे उम्र भर मोहब्बत और वफा करोगी ना? सोनम ने जवाब दिया, अब ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? बस ऐसे ही। मैं क्या बहैसियत तुम्हारा शौहर तुमसे इस किस्म का सवाल पूछने का हक नहीं रखता? क्यों नहीं? मैं आपसे वफा और मोहब्बत नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? आपने तो मुझ जैसी मफलूक उल्हा लड़की को अपनी मालिका बनाया, गरीबी से उठाकर अमीरी दी और महल में मालिका बनाकर बिठाया। आपने तो मेरी डूबती तकदीर को एक नई जिंदगी दी है। बादशाह मलिका के इस बात से मुतमईन हो गया और 2 रोज बाद उसके हमराज वजीर ये खबर सुनाई कि इसने जेल में कैद किए गए ज्योतिषी को चुपके से हल्का सा जहर दे दिया है और इस वक्त इसकी हालत बुरी है। लेकिन इसके साथ साथ इसने एक और बड़ी अजीब खबर सुनाई। बकौल वजीर के महल में कुछ लोग ऐसे पकड़े गए हैं जो ज्योतिषी को कत्ल करना चाहते हैं। बादशाह ने बड़े तजस्सुस के आलम में पूछा, इस ज्योतिषी को भला कौन कत्ल करवाएगा और क्यों? हमराज वजीर ने बादशाह को कहा, बादशाह हुजूर, वो गिरफ्तार शख्स बड़ी अजीब बातें करता है जो ज्योतिषी को कत्ल करने के लिए आया था। बादशाह ने इससे ये सवाल पूछा। वजीर एक लम्हे के लिए अपनी जगह साकित खड़ा हो गया। तुम चुप क्यों हो गए? तुम मुझे ये बात क्यों नहीं बताते कि इस पकड़े गए किराए के कातिल ने तुम्हें क्या बताया?
हमराज वजीर ने बादशाह को अपने पास करीब बुलाकर उसके काम में सरगोशी करते हुए कहा, मैं जो बात आपके सामने कर रहा हूँ, हालांकि मैं ये बात आपको बताना नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि अब हालात और वक्त का तकाजा ही ऐसा बन गया है कि मैं आपको अपनी दोस्ती और नमक हलीली के तहत बताऊं। मेरी बात जरा तहम्मुल से सुनिएगा। बादशाह सलामत। वजीर ने बादशाह के नाम लेकर बेतकल्लुफी में कहा, और मुझसे ये वदा करो कि आप ज्योतिषी को जान से मारने वाले किराए के कातिल के मुंह से ये इंकिशाफ सुनकर फौरी तौर पर गुस्से में नहीं जाएंगे। हमराज वजीर ने जवाब दिया, बेहतर यही है कि आप अपने कानों से इस जर खरीद कातिल की बात सुन ले। वजीर जब जेल में इस जर खरीद कातिल के पास बादशाह को लेकर गया तो वहां इस शख्स ने बादशाह को बताया, मलिका शोनम ने इसे अपने एतमाद में लेकर मुझे कहा था कि मैं 1000 दीनार के एवज ज्योतिषी को तलाश करके इसे कत्ल कर दूं। लेकिन क्यों? बादशाह ने अपने माथे पर आए हुए पसीने को महसूस करते हुए पूछा, वो मलिका आखिर ज्योतिषी को कत्ल क्यों कराना चाहती है? जर खरीद कातिल ने जुवाबा कहा, मैं नहीं कह सकता कि मलिका किस मकसद के लिए ज्योतिषी को मरवाना चाहती है। अच्छा, बादशाह ने अपने हमराज वजीर को कहा, फौरी तौर पर मैं ज्योतिषी से मिलना चाहता हूँ। वजीर कहने लगा, बादशाह सलामत, मैंने तो इसे जहर दे दिया है और वो यकीनन मर गया होगा। जल्दी से मुझे इसके पास लेकर चल लो। बादशाह ने कहा, हमराज वजीर। और बादशाह जब जेल में जहर खाए ज्योतिषी के पास पहुंचे तो इस वक्त तक वो जिंदा था। बादशाह ने इससे पूछा, रची, तुम मुझे बताओ कि तुमने ये बात किस एतमाद से कही थी कि मेरे नसीब में औलाद की लकीर नहीं लेकिन मलिका के हाथ में है। ज्योतिषी ने रू निकलने से पहले अपनी कमजोर सी आंख खोल कर कहा, मुझे अपने इल्म दस्त शनासी के उम्दगी पर फख्र है और मैंने जो बात तुम दोनों को हथेलियों में देख कर बताई थी वही है, वही सच्ची बात है। और दूसरी बात, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैंने मलिका के हाथों में ये देखा था कि इसका जिंदगी का अंजाम अच्छा नहीं होगा। ज्योतिषी ये बात कहकर मर गया। बादशाह ने अपने हमराज वजीर से कहा, ज्योतिषी की लाश को दरिया में बहा दो और उसके पीछे जो जर खरीद कातिल मलिका शोनम ने भेजा था, इसे कहो कि हमने इसका जुर्म मुआफ कर दिया। लेकिन वो मलिका के सामने जाकर झूठ बोले कि इसने ज्योतिषी को ढूंढ कर कत्ल कर दिया है। इसके साथ साथ बादशाह ने हमराज वजीर से ये मशवरा भी किया कि इस मसले को कैसे हल किया जाए। हमराज वजीर ने इसे ये मशवरे दिए, हम महल में ये बात मशहूर करवा देते हैं कि ज्योतिषी को किसी नामालूम कातिल ने जहर देकर मार डाला है और उसकी लाश को फिलहाल दरिया में नहीं बहाते। दूसरी जानिब मलिका शोनम की जानिब से भेजे गए जर खरीद कातिल की ज़बानी उसके ज़हन में ये बात पहुंचा देते हैं कि इसने ज्योतिषी का काम तमाम कर दिया है। और यही नहीं, इसके साथ साथ हम मलिका की परइसरार हरकत का भी खुफिया तौर पर जायजा लेते हैं, लेकिन एक काम बड़े खुफिया तरीके से और बड़े बाएतमाद जासूसों को लगाकर उनसे ये काम लिया जाए। ये किस तरह होगा? हमराज वजीर ने बादशाह को मुखातिब करते हुए कहा, ये काम मैं अपनी निगरानी में महल की औरतों को एतमाद और भारी रकम का लालच देकर करवाऊंगा, लेकिन ये बात तुम्हारे और मेरे दरमियान रहेगी। और दूसरा, तुमने मलिका शोनम के सामने अपने मामूल के मुताबिक मोहब्बत वाला रवैया रखना है। वजीर ने बादशाह के महल की 2-4 खदमाओं को भारी रकम का लालच देकर मलिका की जासूसी के लिए तैयार कर लिया कि वो मलिका की हरकत और सकनात देखें कि वो किया करती है। महल की ये खादमाएं रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट वजीर को दिया करती और फिर वजीर आगे बादशाह को सारी बात बताता। मलिका की तो बज़ाहिर ऐसी कोई हरकत नज़र नहीं आ रही थी जिनकी बना पर वो किसी तरह की मुजरिम नज़र आती। लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा था कि वो एक तरफ बड़ी सल्तनत की मालिका वक्त है और दूसरी तरफ एक फ़कीर मंच ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली, तो वो एक खुशहाल मलिका बनने के बाद अपने बादशाह शौहर से बेवफाई क्यों करेगी? और यही नहीं, वो ज्योतिषी को बालाखर कत्ल क्यों करवाना चाहती थी? दूसरी जानिब बादशाह को दिल में ये गम दीमक की मानिंद दिखाई दे रहा था कि ज्योतिषी ने बालाखर उसके हाथों में औलाद की लकीर नहीं, लेकिन मलिका शोनम के हाथों की लकीरों में औलाद मौजूद है। वजीर के जानिब से छोड़ी हुई महल की जासूस खादमाओं ने इसे ये भी बताया कि मलिका अपने मामूल के मुताबिक अपने दिन और रात गुजारती है। उन्हें इसकी ज़ात में कोई ख़ास मशकूक हरकतें नज़र नहीं आती। इसके बाद वजीर ने उन खादमाओं की खिदमात जासूसी को नए ज़ाविये से हासिल करने का इरादा किया। इसने बादशाह से सर जोड़कर मशवरा किया कि इस मसले को किस तरह सुलझाया जाए।
बादशाह ने इसे कहा कि तुम अपनी काबिल एतमाद महल की जासूस खादमाओं से कहो कि वो ये देखें कि मालिका दिन में कहाँ कहाँ जाती है। खादमाओं ने फिर वजीर को रिपोर्ट दी कि मालिका शोनम सुबह की सैर करती है और फिर उसके बाद 2 महल की मखसूस दिआहे के पास जाकर अपना मामूल के मुताबिक चेकअप करवाती है और फिर वो महल में कायम अपनी अलशान मखसूस कमरे में रहती है। एक ही दिन वजीर ने ये किया कि मालिका की सुबह की सैर और महल की दिआहे के पास जाने की हरकत की बारीकी से जायजा लेने के लिए 2 मजीद खादिम औरतें जासूसी के लिए छोड़ दें। उन्होंने वजीर को ये इत्तला दी कि मालिका महल की खुसूसी दिआहे के पास तकरीबन 15 मिनट गुजार दी है और दिआहे के मखसूस कमरे का इर्दगिर्द वजीर ने जासूसी का जाल बिछा दिया। एक दिन मलिका हसब मामूल सुबह की सैर के बाद जब दिआहे के कमरे में पहुंची तो जासूसों ने वजीर को ये खुफिया इत्तला दी कि दिआहे के कमरे में दिआहे का एक खिदमतगार सुमर घुसा हुआ है और दिआहे अपने मखसूस कमरे से निकलकर सामने वाले कमरे में चली गई है। यानी दिआहे का एक खिदमतगार था जिसका नाम सुमर था, जो मर्द था वो दिआहे के कमरे में मौजूद था। जब मलिका इस कमरे में घिसी तो दायां अपने ही कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में चली गई और अब मलिका इस खिदमतगार सुमर के साथ दायां के कमरे में मौजूद है। ये क्या माजुरा है? वजीर ने सोचा कि मलिका तो दायां के पास अपना पेट चेक कराने जाती है, तो फिर दायां का वो खादिम घटिया दर्जे का इंसान सुमर वो आदमी वहां किया कर रहा है। जरूर कोई ना कोई दाल में काला है। वजीर ने फौरी तौर पर बादशाह को इसकी खबर दी। फौरी तौर पर बादशाह और वजीर ने अपने रूप बदलकर अपने चेहरों पर चादरें डाली और फटाफट महल की दायां के कमरे की तरफ बढ़े। वो पहले इस कमरे में गए जहां दायां मौजूद थी। दायां को पकड़कर उन्होंने फौरी तौर पर इसे मारा पीटा और पूछा कि ये बताओ कि तुम्हारे कमरे में मलिका और तुम्हारा खादिम सुमर किया कर रहे हैं। दायां ने बादशाह के कदमों में गिरते ही रोना धोना शुरू कर दिया कि मैं बेकसूर हूँ, मुझे मलिका ने इस काम के लिए मजबूर किया था। किस काम के लिए? वजीर ने सख्ती से इससे पूछा। इसे अभी कमरे में बंद रखो, हम पहले इसके मखसूस कमरे में जाकर देखते हैं कि मलिका और दायां का खादिम सुमर किस हालत में है। बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि एक भारी आला लाओ जिससे दौरान जंग बड़े बड़े दरवाजों को उखाड़ दिया जाता है, इस्तेमाल करें। सिपाहियों ने इसी के साथ दरवाजे को एक की ज़रब मारकर उखाड़ दिया। पूरे महल के दर और दीवार लरस कर रह गए। कमरे में देखा तो बादशाह दंग रह गया। मलिका शोनम और दायां का वो खादिम सुमर बरहना हालत में मिले। वो दोनों बादशाह, वजीर और सिपाहियों को अचानक अपने सामने पाकर सकते का शिकार हो गए। वो दोनों कमरे में रंग रलियां मिना रहे थे। बादशाह ने बड़े इत्मीनान से मलिका शोनम की जानिब खामोशी से देखना शुरू किया। सुमर को बादशाह के सिपाहियों ने पकड़ लिया और उसकी गर्दन मजबूती से थाम ली। बादशाह ने पकड़ने वाले सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे छोड़ दो। सिपाहियों ने इसे छोड़ा तो बादशाह ने इसे हुक्म दिया कि फी उल हाल दीवार के साथ खामोशी से दीवार के जाने मुन करके खड़े हो जाओ। वो लरसते जिस्म के साथ दीवार की तरफ रुख करके खड़ा हो गया, जबकि गिरफ्तार दायां भी दीवाना वार बादशाह से रहम रहम की मुसलसल इल्तिजाएं करती जा रही थी। बादशाह ने दायां से कहा कि तेरा भी फैसला मैं अभी करता हूँ, तुम भी दीवार के जाने मुन करके खड़ी हो जाओ। बादशाह ने मलिका से पूछा, हाँ तो तुमने मुझसे बेवफाई और धोखा क्यों किया? मलिका इसी जगह बुत बनी खड़ी थी। इसे देखकर ऐसा लगता था कि जैसे इसकी जुबान गोंद में तैरकर तालू से चिपक गई हो। शोनम, मुझसे डरो नहीं। मैं तुम्हें इस बात की जमानत देता हूं कि मैं तुम्हें तुम्हारे आशिक और तुम्हारी इस फेल में मदद करने वाली दायां को किसी भी सूरत में कत्ल नहीं कराऊंगा। तुम बस मुझे यहाँ साफ साफ इस सवाल का जवाब दो कि तुमने इस घटिया आदमी से उम्र के साथ अपनी हवस मिटाने के लिए ताल्लुकात क्यों कायम किए? मलिका शोनम ने बादशाह के पांव पड़ते हुए पहले तो अपनी जान की सलामती की बख्शिश मांगी, रहम की दरख्वास्त की और इसे कहा कि बादशाह, सच्ची बात यह है कि मैंने तुमसे शादी अपने अच्छे मुस्तकबिल और इस मुल्क की मलिका बनने के ख्वाब के तहत की थी। वो अर्जू तो मेरी तुमसे शादी करने के बाद पूरी हो गई, लेकिन मैं तुमसे अपनी हवस के शोलों को सही तरीके से बुझा ना पाई। अपनी हवस को मिटाने के लिए मैंने सुमर की खिदमात हासिल की, इसे दौलत, सोने चांदी के जेवरात देकर। और मेरे बदन में जो बच्चा पिल रहा है, इसका बाप तुम नहीं बल्कि ये खादिम सुमर है, और ये दाएं तुम्हारी मदद किया करती थी। वजीर ने इससे पूछा। इसका जवाब शोनम ने ये दिया कि इसे भी मैंने दौलत का लालच दिया था।
बादशाह बड़े इत्मीनान से मलिका के करीब आया और कहा, मैंने तुम्हारे असल नसीब को समझने में बेअक्ली की थी। मैं समझता था कि तुम्हारा नसीब मुझसे जड़ सकता है और तुम मेरे मुख की मलिका बन सकती हो, लेकिन मुझे और तुम्हें ये मालूम नहीं था कि तुम्हारा नसीब तो किसी बादशाह के साथ बैठकर बहैसियत मलिका अय्याशी करने का नहीं, बल्कि किसी भंगी नस्ल शख्स के साथ हमेशा के तौर पर जड़ा हुआ है। लिहाजा मैं तुम्हें तुम्हारे नसीब के हवाले करने का हुक्म देता हूँ। मैं तुम्हें और ये सामने खड़े तुम्हारे आशिक खिदमतगार सुमर के हवाले करता हूँ, जो कि पूरे शहर का इंसानी और जानवरों का फुजला उठाने वाले भंगियों के साथ तुम्हारी हवस की आग को बुझाएंगे। बादशाह ने मलिका के सर से मलिका वाला ताज उतार कर जमीन पर पटखा और फिर अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि शोनम के पाँव में जंजीर डालकर शहर के सबसे बड़े नजासत के ढेर के ठिकाने में ले जाकर बांध दो। शहर के तमाम भंगियों को हुक्म दो कि इस पर पहले हैवानी और इंसानी फुजलात फेंके, इस पर गंदगी डालें और फिर उसकी हवस की आग बुझाएं। इसके बाद बादशाह ने दायां को ये कहकर छोड़ दिया कि तुम मेरी नज़र में एक लालची औरत हो, तुम्हारा इस मामले में ऐसा कोई कसूर नहीं है कि तुम्हें कत्ल किया जाए। बादशाह के हुक्म की तामील हुई। बादशाह के सिपाही शोनम और सुमर के पाँव में लंबी सी जंजीर डालकर उन्हें शहर में इस गंदगी के बड़े ढेर पर छोड़ आए, जहाँ शहर भर का इंसानी और हैवानी फुजला ठिकाने लगाया जाता था।